एक छोटा सा रिवीजन करेंगे बच्चों। पॉसिबिलिटी ए से बी पे जाना है, बी से सी से डी एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बच्चों, हमें क्या नजर आ रहा था? क्लॉथ का प्रोडक्शन कम हो रहा है और वीट का ज्यादा हो रहा है। एकदम गलत जवाब है ये। कम नहीं हो रहा, कम कर रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, गैया दूध देती है, ट्रू और फॉल्स? रॉन्ग, फॉल्स है। दूध निकालना पड़ता है। समझ में आ गया? मेरे विचारधारा थोड़ी फर्क रहती है। तो क्लॉथ का आउटपुट आप कम करेंगे और वीट का आउटपुट आप बढ़ाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल है? रिसोर्सेज क्लॉथ से कहां ट्रांसफॉर्म हो रही हैं? वीट में हो रही हैं। तो ये काम आप तभी करेंगे जब क्लॉथ का आउटपुट घटने से जो नुकसान हो रहा है, कहां से कवर हो जाए? वीट से। तो अगर आपने 10th क्लास के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री से तालाक ले लिया और इकोनॉमिक्स के तालाब में कूद गए, तो आपने ये सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ने से जो नुकसान होगा, इकोनॉमिक्स उसको कवर अप कर देगी। इज दैट क्लियर और नॉट? मामा जी की शादी है। बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता? मेरे को सब पता रहता है। मामा जी की शादी है और मम्मी एक हफ्ते के लिए नानी माँ के यहाँ जा रही हैं। एक हफ्ते घर में सो कॉल्ड मम्मी एब्सेंट रहेंगी, तो थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। तो मम्मी ने एक कुक आंटी से बात कर ली है, वो डेली खाना घर में पहुंचा जाएंगी। या टिफिन सर्विस वाले से बात कर ली है। आप लोग तो बहुत खुश हैं। गई। समझ में आ गया? अब एकदम इंडिपेंडेंस डे चलेगा। पापा भी इक्वली खुश हैं, बट कोई कुछ कह नहीं रहा। सब नौटंकी कर रहे हैं, अरे जा रही हो, कैसे चलेगा ये वो। अंदर बहुत खुश है, बाहर से और ज्यादा बोलना नहीं, पता लगा रुक गई। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड अब मम्मी का भी सो कॉल्ड पीपीसी चल रहा है। घर छोड़ के जाने में कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा। क्या लॉस होगा? भाई पैसे खर्च होंगे, डेली टिफिन आएगा, काम करने वाली नौकरानी भी ठीक से काम नहीं करेगी। बट मामा जी की शादी से जब मम्मी वापस आई, तो पापा को, सॉरी मैं भी एकदम गरीबों वाली बात लिख देता हूँ कभी कभी। पापा को उन्होंने एक एनवलप दिया, और एनवलप में कितने पैसे थे? 2,10,000। तो सारा का सारा लॉस बच्चों कवर अप हो गया कि नहीं हो गया? तो गेन शादी से जितना हुआ, उसने घर के सैक्रिफाइस को कवर अप कर दिया। इसको बच्चों बोलते हैं एक लैटिन शब्द में पेयर टू सेफ। क्या बोलते हैं? मतलब ये खेल आपके लिए नुकसान का सौदा नहीं था। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ एमआरएस चिल्ड्रन। याद होगा आपको, मैंने कुछ एमआरएस लिखा था। द रेट एट विच आउटपुट ऑफ क्लॉथ इज बीइंग डिक्रीज्ड एंड दैट ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड। सबसे पहला प्रोपोर्शन क्या था चिल्ड्रन? 1:1, देयर आफ्टर 2:1, देयर आफ्टर 3:1, देयर आफ्टर 4:1 एंड देयर आफ्टर आउटपुट ऑफ क्लोथिंग कम होता जा रहा है। पहले 1 का लॉस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। और वीट का आउटपुट बढ़ता जा रहा है। तो जो भी बच्चों आपको वीट में गेन हो रहा है, वो किसके लॉस को कवर कर रहा है? क्लोथिंग के लॉस को कवर कर रहा है। सबसे पहले कितना वीट का लॉस क्लोथिंग के लॉस ने कवर किया? 1। और आखिरी में कितने सो कॉल्ड क्लोथिंग के लॉस को वीट ने कवर किया? 5। तो कब वीट आपको मोस्ट पावरफुल कमोडिटी नजर आ रही थी? लास्ट में कि स्टार्टिंग में? लास्ट में। ये 1 5 से लड़ रहा है और ये एक सिर्फ 1 से लड़ा। प्रॉफिट सबसे आपकी वाली में ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है, कॉम्पनसेटरी होता है सब। बस जितना यहां पे लॉस हुआ उतना यहां गेन, जितना यहां पे लॉस हुआ उतना यहां पे गेन। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। आई रिपीट, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। समझ गए इस बात को? तो ये हम पढ़ चुके थे शायद लास्ट लेक्चर में। चलन एमआरटी भी लिख सकते हैं, एमआरएस भी लिख सकते हैं। एमआरएस आप कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, एमआरटी अभी एप्ट है। ओके चलिए। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चिल्ड्रन, जिसको आप पीपीसी बोलते हैं। ये ग्राफ आप अपनी कॉपी में बनाना स्टार्ट करें। सबके पास ये शेड्यूल होना चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो। जिनका छूट गया था लेक्चर, उन्होंने शायद वीडियो से कवर अप किया होगा। नहीं कवर अप किया तो भाई उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है। फिर से बच्चों, कॉम्बिनेशन ए में कितना वीट और कितना क्लॉथ है? कॉम्बिनेशन ए में कितना वीट और कितना क्लॉथ है? 15 वीट है, 15 क्लॉथ और 0 वीट। बी कॉम्बिनेशन में चिल्ड्रन 14 and 1, सी में 12 and 2। सबको ग्राफ बनाना तो आता है ना भाई? चलिए
वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल वाली को? सिंपल एज दैट। 1 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉटिंग करनी है। आई प्री अज्यूम कि बच्चों के पास स्केल भी है। अच्छा, बॉक्स लेना भूल गए, चलिए रईस पड़ोसी से मदद ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक्स एक्सिस पे बच्चों 1 से लेकर 6 तक मार्क कर लीजिएगा, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के गैप पे 2 से लेकर 16 तक मार्क कर लीजिएगा। किसी के मन में ये शंका तो नहीं है सर ये वाली रीडिंग्स ही मार्क कराइए, क्यों ये मार्क करवा रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, नर्सरी का बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है इतना पढ़ा के भेज दी, वहां तो कुल 3 क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बस। मम्मी गलती थी, मम्मी गलती थी, इतना ढेर सारा पढ़ा के तुम भेज देती हो, वहां तो सब पूछा ही नहीं जाता है। मम्मी पता था क्या वहां पे आएगा? नो। तो ग्राफ प्लॉट होगा 2 2 के मल्टीपल्स पे एज शोन ऑन द स्क्रीन, वाई एक्सिस पे, और एक्स पे बच्चों कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। झटपट प्लॉटिंग करें, चलो। तो बच्चों सबसे पहले सो कॉल्ड आपको नजर आएगा कॉम्बिनेशन ए पे 15 यूनिट्स किसकी है बच्चों? क्लॉथ की। और वीट की कितनी है? वेरी गुड। तो सर प्लॉटिंग कहां पे करेंगे? एकदम बीच में। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। सर हर टीचर ये लाल रंग ही काहे यूज करता है स्क्रीन पे? खतरे का रंग होता है, फिजिक्स पढ़ी होगी आपने। ज्यादा दूर तक विजिबल होता है, धन्य आत्मा। हाँ, मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है। फिजिक्स के हिसाब से जवाब दीजिए ना, फिजिक्स के हिसाब से नहीं। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, दूर तक जाने में भी ये अब्जॉर्ब नहीं होती। अच्छा सर बॉर्नवीटा पी है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट में फास्ट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। बट मैं साबित कर सकता हूं कि साउंड की स्पीड फास्ट होती है। बहुत बार आपने स्कूलों में देखा होगा जनरेटर चलता है, क्लास में पंखा ही नहीं चल रहा है, साउंड तो आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। टीचर तभी तो 2 झापड़ मारेगा। नालायक, फिजिक्स पूछ रहा हूँ, एलजीडी नहीं पूछ रहा। चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, बी पार्ट पे क्या लिखा हुआ है? 14 एंड 1 यहां पे चिपका दीजिए। सी पार्ट पे इट इज चिल्ड्रन 12 एंड 2। डी पार्ट पे बच्चों इट इज 9 एंड 3। ई पार्ट पे इट इज 5 एंड 4। एंड एफ पार्ट पे इट इज 0 एंड 5। समझ में आ गया? चलिए लेट्स चेक आउट कि लोगों ने मैथ्स कितनी पढ़ी है। ये बच्चों सर्कल नजर आ रहा है स्क्रीन पे जो मैंने बनाया है, थोड़ा सा एलिप्स टाइप बन गया है, नजर आ रहा है? और ये यहां पे भी नजर आ रहा है। इस एक्सिस पे जब आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो इसके लिए एक शब्द बना है मैथ्स में, ग्राफ्स में। व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड एज? एब्सेसा नहीं होता, क्या होता है बताइए? नहीं पढ़ा मैथ्स में? अरे लोग तो बड़ा हाक रहे थे मैथ्स में, 90 आया, 85 आया, 75 आया। मेरा तो 59 ही आया था बस, सॉरी 54 ही आया था। इंटरसेप्ट बोलते हैं, व्हाट? इंटरसेप्ट। समझ में आया? सड़क पे गवर्नमेंट की पुलिस की गाड़ी चलती रहती है ना, ढेर सारा कैमरा होता है, उस पर लिखा होता है ना इंटरसेप्ट व्हीकल, मतलब वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। चलिए प्लॉट कर लिया बच्चों सबने? मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों सर, हम अपाहिज हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। अगर आप भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, बट ऐसे नहीं करना बच्चों, आपको थोड़ा सा सो कॉल्ड आर्टिस्टिक बनना है। सर क्यों? क्योंकि ये जो पीपीसी है चल रहा ना, ये पीपीसी हमेशा एक सो कॉल्ड आर्टिस्टिक स्टाइल से बनता है, और इट शुड बी ड्रॉन लाइक अ क्वाड्रेंट। आई रिपीट, लाइक अ क्वाड्रेंट। क्यों सर क्वाड्रेंट बनेगा? सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता? अब यहां पे 9वीं 10वीं का मैथ्स का ज्ञान काम आएगा। जीवन में कोई भी स्लोप स्ट्रेट लाइन तभी बनेगा जब वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस एंड वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस, आगे आप बोलेंगे मैं बोलूं? आप बोलेंगे और सेम, ऐसा नहीं है, चेंज बाय सेम प्रपोर्शन और कांस्टेंट परसेंटेज और इक्विवेलेंट वैल्यूज। तो यहां पे बच्चों 15 से 14 में कितने का चेंज आया? 1। फिर 14 से 12 में 2। 12 से 9 में 3, नहीं 12 से 9 मैथ्स के हिसाब से 3 होता है। फिर 9 से 4 4 है, 9 से 5 में 4 है,
और 5 से 0 में 5। तो यहाँ पे चेंज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट हेयर इट इज कॉन्स्टेंट। इसकी मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो बोल दिए वही कर रहा है। ये थोड़ा हमारा टाइप है, घर वालों मान नहीं रहा है। कितनी बात समझ में आई? पक्का? मैं आपको 3 पीपीसी पढ़ाऊंगा बच्चों, एक आपके सामने है, थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे जब आपका पीपीसी का स्लोप एकदम स्ट्रेट होगा। फिर आप पढ़ेंगे जब ये डिचकियाऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिचकियाऊ। सर डिचकियाऊ क्यों बोलते हैं? इसको गोली मारे डिचकियाऊ से। शाश्वत जी कुछ लिखना चाहते हैं स्क्रीन पे? शाश्वत जी कुछ लिखना चाहते हैं? चलिए, मैंने हाथ काट दिया आपके, डिसेबल कर दिया नोटेशन बाय द स्टूडेंट। समझ में आ गया? तो आपके कोर्स में बच्चों बस यही है, आप सीयूटी में ना फंसे, इसलिए आपको ये डिचकियाऊ भी पढ़ना जरूरी है और स्लोप पढ़ना भी जरूरी है। सीयूटी में वैसे तो बोलते हैं 12th का सिलेबस आता है, बट ये बहुत बड़ा झूठ होता है, बहुत बड़ा झूठ है। जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं 11th के भी टेस्ट हो जाते हैं। ओके, एल्स वहां नहीं भी हुआ, जब आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सबको इकोनॉमिक्स पढ़नी है ग्रेजुएशन में, बीकॉम वालों को भी पढ़नी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम पे, बीए वालों को भी पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे, बीटेक वाले तक पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नाम पे। मैंने पढ़ाया भी हुआ बीटेक स्टूडेंट्स को। एक दो बार कॉलेजेस से कॉल आ गया था, सर वो थोड़ा गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको ले जाना चाहते हैं। मैंने पैसा बताओ, पैसा कह रहे थे 1500 रुपये पर लेक्चर। मैंने कहा कब आना है बताओ। तो मेरे को लगा कि बीकॉम और एमबीए वालों को पढ़वाएंगे। कह सर ये बीटेक वाले। मैंने ये क्यों पढ़ेंगे? कह रहे सर इनका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। मैंने किताब दिखाओ, किताब देखा, तुम्हारा यही सब भरा पड़ा था उसके अंदर। तो आई आस्क्ड देयर डीन कि भाई ऐसा क्यों है? तो बोला उन्होंने, सर ये जो टेक्नोलॉजिकल डिजाइन बनाते हैं, इसकी मार्केट फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि वो बाजार में बिकने लायक है या नहीं। पता लगा हथौड़ी बना दी 1.5 करोड़ की, कोई कारपेंटर खरीदेगा? नहीं। तो हथौड़ी अगर 150 की तभी खरीदेगा, 1.5 करोड़ की नहीं खरीदेगा। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, हर इंसान को पढ़ना है। एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार पढ़ना है। एक बार तो ग्रेजुएशन में, फिर जब आप एमबीए करेंगे या मान लीजिए एमए करेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, इन द नेम ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाट? यही सब पढ़ाया जाता है कि आप अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे। कल को आप डॉक्टर बन गए, फिर इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन है हॉस्पिटल में। 1.5 करोड़ की एमआरआई सीटी स्कैन मशीन मेदांता वाले तो खरीद लेंगे, बट पप्पू हॉस्पिटल खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? औकात, फंड्स नहीं है। अपनापन लाइए बातों में, उसकी औकात ही नहीं है। पता लगा 1.5 करोड़ की मशीन लगा लिया, दिन में 2 सीटी स्कैन हो रहा है, क्या उसको रेवेन्यू मिल पाएगा? तो वो लिख के दे देगा पर्चा कि XYZ स्कैनिंग सेंटर से जाओ करा लो, 1500 रुपए लेगा, 500 को घूस मिलेगी, 1000 उसका। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो जीवन में अप्लाई होता है, हर जीवन में अप्लाई होता है। जो लोग सवेरे 8 बजे आ गए फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास में, उन्होंने अपने 1 घंटे को ज्यादा व्यवस्थित किया। मैं दूसरों को जला नहीं रहा हूं, बता रहा हूं बस। और जो सो रहे थे, निन्नी मोड एक्टिवेटेड, दे विल रियलाइज आफ्टर 5 years, काश हमने भी 220 में एक्साइड का शेयर खरीद लिया होता, तो आज जो दोस्त हमको पार्टियों में नहीं बुलाते, हट हट हट, तुम नॉन लिटरेट हो, इलिटरेट हो, तो तुमको नहीं बुलाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, सबने बना लिया बच्चों? झटपट बना लीजिए, फिर आगे का ज्ञान आपको देता हूं। झटपट बना लीजिए। तो भाई सबको पीपीसी की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो दिस इज पीपीसी चिल्ड्रन, जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको बताएगा कहां पे आप अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्लॉथ से वीट में। और डाइवर्सिफाई करने का लॉजिक यही है, जितना क्लोथिंग में लॉस हुआ वीट से कवर अप होगा तो आई विल डू, एल्स जय माता दी। समझ में आ गया? घर में प्लानिंग बन रही है, वैष्णो देवी चलेगी, गोवा चले, व्हाट एन एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन। बच्चे कह रहे हैं पापा से गोवा ले चलो, मम्मी और दादी माँ कह रही है कि वैष्णो देवी चलो। अब कैलकुलेशन हुआ कि अगर गोवा जाएंगे, वहां पे कसिनो भी होता है, कसिनो में थोड़ा सट्टा अट्टा खेलेंगे, रॉलेट वगैरह, तो हो सकता है 1 लाख खर्च करें, पूरा का पूरा कसिनो में जीत के पैसा वापस आ जाए। वैष्णो देवी जाएंगे, अगर सही से प्रार्थना कर दी, माता ने एक्सेप्ट कर ली, 1 लाख का 1 करोड़ भी हो सकता है। बच्चे कह रहे हैं वैष्णो देवी चलो, वहां से 1 करोड़ का जब आशीर्वाद मिलेगा फिर गोवा चलेंगे। पीपीसी है जीवन, पीपीसी है, इट्स पीपीसी चल रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई बात? पहले मेरी प्रैक्टिस हुआ करती थी, पहले अकाउंटेंसी की क्लास रखूं फिर इकोनॉमिक्स की रखूं, बट मैंने थोड़ा सा फील किया बच्चों के ऊपर, अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद उनको क्या लगता है कौन ही 2 कौड़ी सब्जेक्ट पढ़े। और मैं बता दूं बच्चों, जितना ब्यूटीफुल इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी में 5000 रुपये की नौकरी है बस। इतनी ब्यूटी आपको कहीं नजर आएगी। ये सब्जेक्ट तो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि पहले इकोनॉमिक्स की क्लास रखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए।
इज दैट अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? तो मम्मी लास्ट में रोटी बनाती होंगी, सब्जी पहले। ये भी पीपीसी का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर पहले रोटी बना दी तो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो हमेशा जीवन में आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि जो चीज आप फोरगो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे नुकसान कितना है, और जो आप लेने वाले हैं उससे एडवांटेज कितना है। अगर वो एडवांटेज उस लॉस को कवर अप करेगा तब तो एक्शन लीजिए, वरना माइकल जैक्सन बन जाइए। समझे इस बात को? ज्यादा तबीयत खराब है, 2 ऑप्शंस आर देयर, या तो क्लास मिस कर दें या तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लें। स्नेहा जी, भव्य जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट क्लास तो नहीं छूटेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर? बट लग रहा है बच्चों को सर हम ट्रैवल कर रहे हैं, सर सिग्नल नहीं आ रहा रास्ते में, व्हाट टू डू? जुगाड़ है, यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्डेड है, पूरा लाइव अनकट लेक्चर, किसी को सूता भी जा रहा है तो वो भी उसके अंदर है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो ये भी क्या है बच्चों? इट इज पीपीसी बेसिकली। ओके, चलिए तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो बच्चों हर थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है ये बात भी आपको शायद नहीं पता होगी, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस फैक्ट टू यू। किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों पे सो कॉल्ड प्री अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि भाई आपको ये चीजें आती है, मैं मान के चलता हूं। तो व्हेन अ स्टूडेंट कम्स टू मी फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, मैं मान के चलता हूं द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल। कुछ बच्चे कहेंगे सर व्हाई डोंट यू स्पीक फ्रेंच, मेरे खानदान में किसी को बोलनी नहीं आती है। इज दैट क्लियर? सर व्हाई डोंट यू टीच इन उर्दू, आपको आती ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैं प्री अज्यूम करके चलता हूं दैट द लैंग्वेज विच आई एम यूजिंग इन टीचिंग इज प्री अंडरस्टूड बाय एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो सिलेबस मैं आपको दे रहा हूं वो आपसे काफी मतलब रखता है। तो अजम्पशन का मतलब प्री अंडरस्टैंडिंग, जिन बातों को मान के हम कोई काम करते हैं। तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स ने, सर ये इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो साइंस पे रिसर्च करते हैं और कुछ बढ़िया आउटपुट देते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं दलितर? साइंटिस्ट। वैसे ही इकोनॉमिक्स की फील्ड में जो रिसर्चेस होती हैं, व्हेन समबडी गिव समथिंग बेटर, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक थ्योरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक थ्योरीज। और जब ये लोग इकोनॉमिक थ्योरीज बनाते हैं बच्चों, दे टेक सम अजम्पशन। तो अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने ले गए तो ये मानी हुई बात है कि आपके पेट्रोल टैंक में व्हीकल के कोई लीकेज नहीं है, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, आप जब पेट्रोल फिल करवा लेंगे तो आप पैसे देंगे। क्या पेट्रोल पंप वाला ये सोचता है ये पहले इनसे पूछे पैसा है कि नहीं? तो पेट्रोल वाला पूछे औकात है कि नहीं, तमीज से बोलो। अरे हम भी सौरभ सर के स्टूडेंट हैं, मतलब पैसा है कि नहीं, दे पाओगे कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अजम्पशन समझ में आ गया। देयर आफ्टर पेट्रोल पंप वाला ये भी सोचता है कि जब आपके व्हीकल में पेट्रोल भर जाएगा आप अपनी व्हीकल को वहां से भगा लेंगे, चोर है क्या, ले जाएंगे कि वहीं खड़ी रखेंगे? ले जाएंगे। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज चिल्ड्रन? assumptions। तो अगर मेरे पास कोई बच्चा है और कह रहा है सर मेरे को 11th क्लास का इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो मैं पूछूंगा बेटा नर्सरी पास हो कि नहीं? हाँ सर। प्रेप पास हो कि नहीं? 1 घंटा मैंने उसी में बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे पापा मम्मी तुमको डेली छोड़ पाएंगे कि नहीं क्लास तक? या तुम खुद आ पाओगे? हाँ सर आ पाएंगे। अच्छा शूज पहन के आओगे ना? क्या ये सब चीजें पूछने लायक हैं? अज्यूम करके चलते हैं कि ये सब तो टेकन फॉर ग्रांटेड होगा ही होगा। अगर आप मेरे को अपने घर पे डिनर में बुलाएं, सर कौन सी गलतफहमी में है आप, हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, मान लीजिए सपने में, तो आप मेरे से क्या पूछेंगे? सर खाना खा के तो नहीं आए, सर उल्टी तो नहीं करेंगे खा के, पेट में जगह है ना सर, सर कुछ गिफ्ट लाए कि नहीं लाए? तो भाई अज्यूम्ड है सब चीजें। सर आएंगे तो आशीर्वाद देके ही जाएंगे। खोपड़े में बात गई। तो सबसे पहली बात अजम्पशन का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अप्रोच के अजम्पशंस क्या है? पहला अजम्पशन कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, दे आर फिक्स्ड, हम इनको सो कॉल्ड चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर वीट का आउटपुट बढ़ाना है, क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, आप बढ़ा नहीं सकते रिसोर्सेज को, नहीं अरेंज कर सकते रिसोर्सेज, तो वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्लोथिंग को कम करना पड़ेगा। आपके पापा मम्मी के पास फिक्स टाइम है, और कम से कम जो बच्चे मेरी क्लास में हैं एटलीस्ट उनका एक भाई बहन तो
होगा सर, भाई बहन कलंक है सर भाई बहन के नाम पे। बोल देते पानी ले आओ, हमने कहा डाल दो पानी, हम सोचे ग्लास में डाल दो, मैं सिर पे डाल दिए सर। वो सीरियल में एक चिड़ियाघर में गधा प्रसाद आता था ना, वही है सर हमारा भाई बहन। गॉट इट क्लियर। चलिए जोक्स अपार्ट, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते बच्चों, तो क्या वीट का आउटपुट बढ़ाने के लिए क्लोथिंग कम करना पड़ता? नो, रिसोर्सेज आर फिक्स, इसीलिए वीट का आउटपुट बढ़ाने के लिए क्लोथिंग कम करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? सर दुबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने तो समुद्र पे ही एक आइलैंड बना दिया, पाम जुमेरा। उन्होंने जो काम किया वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अप्रोच का एक्सेप्शन है। इज दैट क्लियर? बच्चे कह रहे हैं सर हम लास्ट जहां पढ़ते थे 10th में, हमारे सर कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाए क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा था और समय बहुत कम था। तो क्या अजम्पशन था सर का कि अगर जल्दी क्लास ज्वाइन करोगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में पूंछ में आग लगी और अपनी लंका जला बैठे, तो सर कोर्स खत्म नहीं करा पाएंगे। बट सर 2 घंटा ऑफलाइन पढ़ाते थे, 6 घंटा ऑनलाइन पढ़ाते थे। सर ने क्या कर दिया? एक्सेप्शन लगा दिया फिक्स्ड टाइम का। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? एनी कंफ्यूजन टू एनीबडी? चलिए तो अजम्पशन झटपट लिख लें। अगला अजम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। मतलब सर अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती जो क्लॉथ का प्रोडक्शन घटाए बगैर वीट का आउटपुट बढ़ा देती, वी वुड हैव यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी बच्चों, और वी वुड हैव नॉट यूज्ड दैट टेक्नोलॉजी? वी वुड हैव यूज्ड, क्योंकि दुबई के पास टेक्नोलॉजी थी सो कॉल्ड समुद्र पे आइलैंड बनाने की, तो उन्होंने अपने रियल एस्टेट एरिया को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अगर ये टेक्नोलॉजी बच्चों ना होती तो उन्हें अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता तो खेती की जमीन कम करनी पड़ती। तो इंडिया में क्या हो रहा है आजकल? खेती की जमीन कम हो रही है और बिल्डिंग्स ज्यादा बन रही। क्यों बन रही है? लैंड एरिया इज फिक्स। बट अगर वो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, सलीन लैंड पूरा, या वो जो बे ऑफ बंगाल के आगे गंगा सागर है, अगर टेक्नोलॉजी आ जाए कि वहां पे हम कुछ डेवलपमेंट कर पाए, तो क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस इंडिया में जो इतने बूम करते हैं करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास ना वो टेक्नोलॉजी है और ना हमारे पास रियल एस्टेट सरप्लस में अवेलेबल है। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? झटपट लिखिए इसको। नेक्स्ट, अब सर ये क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। मेरे को बच्चों इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और एग्जाम्पल गोज लाइक दिस। क्लॉथ था और क्या था बच्चों? वीट। पहले कितनी यूनिट उगाई थी? 15 और 1 14, ओ सॉरी 15 एंड 0, वो मैं चेक कर रहा हूं लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। देन 14 एंड 1, देन 12 एंड 2, देन चिल्ड्रन 9 एंड 3, देन 0 एंड 5। दिमाग की बत्ती जलाए, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। वीट का आउटपुट बच्चों बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आपकी कॉस्ट ऑफ इनपुट भी इसको उगाने के लिए बढ़ेगी। लेबरर चाहिए जो खेती करने आएंगे, ट्रैक्टर्स चाहिए जो वो प्लॉइंग हार्वेस्टिंग वगैरह का काम करेंगे, फर्टिलाइजर्स छिड़कने पड़ेंगे। सर हम खा भी लेंगे थोड़ा फर्टिलाइजर, फिर 13 दिन बाद हलवा पूरी बटे घर पे। उसके बाद आपको पंपिंग सेट चाहिए जो कनाल्स के थ्रू पानी लेके आएगा। तो व्हाट विल हैपन टू योर कॉस्ट चिल्ड्रन? इंक्रीज। बट आपका क्लोथिंग का आउटपुट क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज। तो वीट उगाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, अगर क्लोथिंग में आपकी कॉस्ट बच भी रही है तो क्या आप नुकसान पे हैं? नो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 9 से गिर के ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 5। एक्सेलेंट जवाब। कितना गिर गया चिल्ड्रन? वेरी गुड। और ये 3 से बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन? कितना बढ़ गया? 1। 1 क्विंटल मान लीजिए वीट उगाने में जो आपके रिसोर्सेज लगेंगे, जो आपकी कॉस्ट लगेगी, वो 4000 मीटर क्लॉथ में अब नहीं लगेगी। बट आप ये हरकत तब करेंगे जब बाजार में 4000 मीटर क्लॉथ का कस्टमर लौटाएंगे और 1 क्विंटल वीट के कस्टमर को ये वीट बेचेंगे। तो 1 क्विंटल वीट उगा के बेचने से जो मनी आएगा, दैट इफ कॉम्पनसेटिंग द लॉस फ्रॉम नॉन सेलिंग ऑफ क्लॉथ, देन ओनली आप सो कॉल्ड इस कॉम्बिनेशन से इस कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे।
तो आपने भी अगर 10th क्लास के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट छोड़ के इकोनॉमिक्स लिया, आपने बच्चों पीपीसी अप्लाई किया, जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ने में लगेगी उधर फिजिक्स केमिस्ट्री वाली कम भी तो होगी। तो अगर उसका आउटपुट का जो नुकसान होता है वो इस आउटपुट से कवर अप होता है तो आप ये काम करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जान पहचान वाले दोस्त यार आपके ऐसे अभी भी होंगे जो उन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। आपने कहा नहीं 11 साल जी लिया, अब कोई और सब्जेक्ट की बात हो रही है, समझ में आ गया। तो व्हाई दे कंटिन्यूड विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड यू एग्जिटेड फिजिक्स केमिस्ट्री। उनको लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ने पे अगर हम इकोनॉमिक्स लेते हैं तो छोड़ने पे जो लॉस होगा और इकोनॉमिक्स लेने में जो गेन होगा, इकोनॉमिक्स लेने का गेन हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉस को कवर नहीं कर पाएगा। बट आपने क्या सोचा, सर का साथ सबका साथ सबका विकास। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो भाई हर इंसान की अपनी अपनी मेंटालिटी है। मेरे से जब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को क्या पढ़ाएं, मैंने जो उसका मन करे, हम चाहते हैं इंजीनियर बन जाए। मैंने कहा आपके पापा मुझे चाहते कि आप भी इंजीनियर बन पाए, नहीं बन पाए ना, और जो बन पाए वो बहुत अच्छा कर रहे हो जीवन में, वाई थोपिंग द सेम ऑन योर चाइल्ड। समझ में आ गया? एकदम चिड़िया की तरह उड़ने दीजिए, जहां गड़बड़ करे कान के नीचे 2 कंटाप लगाइए कायदे से, बट बच्चे को अपने मन का पढ़ने दीजिए। मन का पढ़ेगा अगर वो, समझ में आ गया, तो मन से बहुत अच्छा करेगा। अंडरस्टूड? अभी ये मेरे पापा मम्मी ने अगर मेरे को साइंस बोला होता और मैं उनके चंगुल में फंस गया होता तो बीटेक कर लेता, एमटेक कर लेता, कहीं फैक्ट्री वगैरह में लेबर के साथ काम करवा रहा होता, फिर ऑफिस में बैठ जाता और मालिक को बोलता सर ये हो गया, सर वो हो गया। अपनी चॉइस, लोग सर बोल रहे हैं। तो काफी लोगों ने बोला भी कि आपने एमबीए किया, जॉब क्यों नहीं पकड़ा? तो मैंने कहा एक बार सर सुनने की आदत पड़ जाती है ना, तो सर बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो काम वो करिए जहां पे सर सुनना पसंद हो, सर बोलना ना पड़े। इज दैट क्लियर? सर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मेरे पास तो 6 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आप सोच लीजिए कंपटीशन बढ़ रहा है जीवन में, आपको कितनी चाहिए? ओके, हाँ यस, एमकॉम भी है, एमफिल भी है, एमबीए डुअल स्पेशलाइजेशन है, बीएड है, अभी एमए इकोनॉमिक्स टंगा हुआ है और एलएलबी चल रहा है। गॉट इट? चलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो इतना सब पढ़ने में मेरे को पैसे भी तो ज्यादा खर्च करने पड़े, मेरा टाइम भी तो जा रहा है, बट वो टाइम जब पढ़ लिख के मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो उसके रिवॉर्ड्स और ज्यादा आएंगे। तो व्हेन आई हैव स्टडीड मल्टी डिसिप्लिनरी तो आई कैन ऑल्सो कोच multidisciplinary. Had I not been studying these multiple streams children, मैं क्या बोलता, बेटा 4 पॉइंट है इसको रट लेना, बट मेरे को तो कोरल रीफ डाइव सिखानी है आपको। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब वीट का जो आउटपुट बढ़ेगा उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, टेंशन नॉट। क्लोथिंग में आपकी कॉस्ट बच भी तो रही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसका आउटपुट बढ़ेगा उसकी कॉस्ट ज्यादा, और ये वहीं से रिकवर हो रही है जिसका आउटपुट कम। समझ गए इसका मतलब बच्चों? क्योंकि एग्जाम में तो आप आंसर लिख देंगे काम चल जाएगा, बट वाइवा में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अजम्पशन। आप क्या बोलेंगे अगर नहीं आता होगा? आपका दोस्त बोलेगा मैडम गूंगा हो गया, थोड़ी देर पहले बोल रहा था। मुंह तोड़ जवाब देना आपको, और मुंह तोड़ जवाब तब दे पाएंगे जब कमर तोड़ पढ़ाई की होगी आपने। इज दैट क्लियर? चलिए, रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं सर, मशीन को कैसे नौकरी मिलेगी? ये भगवान त्रस्त हैं लोग। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब आप रिसोर्सेज को पूरी तरह से बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 रुपए की 1 पैसे की भी कोई बर्बादी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप बर्बादी करेंगे, क्या आपका वीट का आउटपुट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बट क्लोथिंग से होने वाले नुकसान को कवर अप नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने पापा जी को ज्ञान दिया, फैक्ट्री लगाई आपने कपड़े की, आप मेरा कहना मानिए और कपड़े की फैक्ट्री को धीरे धीरे बंद करिए और खेती करने लग जाइए वीट की। पापा कह रहे हैं कहां से ज्ञान लेके आए हो? आप पापा को बोलिएगा सर से ज्ञान लिया है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि क्लॉथ आने वाले टाइम में बड़ा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा मार्केट में। लेडीज सूट आप देखते होंगे 400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और जेंट्स का तो रुमाल भी ना मिले 400 रुपए में, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में क्लॉथ का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं बच्चों, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे गिरेगा। आदमी अगर मरेगा भी, उसके बाद भी अगर पूड़ी छनेगी 13वीं में, तो वीट की जरूरत तो होगी होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आपने पापा को कहा वीट उगाते हैं, और जिस सीजन में वीट नहीं उगेगी उस सीजन में मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, जैसे रईसों की गोभी उगाएंगे,
ब्रोकली, कुपोषित भुट्टा उगाएंगे। कुपोषित भुट्टा मतलब बेबी कॉर्न व्हीट। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो जाता हूँ सब्जी मंडी में, मेरे तो सत्ता दे दो कम से कम, मेरे ही परिवार का है ये। तो ये सब चीजें आजकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपको मजाक लग रहा होगा। आईआईटीएंस, आईएम से पढ़ के बच्चे 3-4 साल कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसे करोड़ों कमा लेते हैं, और कहीं दूर दराज गांव में एकड़ों जमीन खरीद लेते हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग फार्मिंग। बट वो गेहूं नहीं उगाते, चावल नहीं उगाते, ये जो अलग अलग कलरफुल शिमला मिर्च आजकल आती है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं, कैप्सिकम तो शिमला मिर्च को बोलते हैं। वो आजकल, हाँ, बेल बेल करके, गंटेंटी करके कुछ बोलते हैं उसको, कोई बात नहीं, हमको कौन उगानी है। इन सब चीजों की खेती करें, दे आर एक्सपोर्टिंग इट। मशरूम की खेती कर रहे हैं, मशरूम जानते हैं ना, वेजिटेरियन लोगों का चिकन, इज दैट क्लियर? तो इन सब चीजों की फार्मिंग कर रहे हैं और इससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग। तो व्हाट इज बेटर, कॉर्पोरेट में जिंदगी बर्बाद करें और 40 साल की उम्र में अपना बीपी और शुगर बढ़ा लें, या खेती बाड़ी करवाएं लोगों से, स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ हवा में सांस लें और लंबा जीवन बिताएं? व्हाट इज बेटर? लंबा जीवन बिताएं। तो आजकल के आईआईटीएन और आईएम से पास आउट करने वाले ये सब काम कर रहे हैं। तो कैसे रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करना है, समझ में आ गया? तो अगर हम ये थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा अजम्पशन होता है कि ना हमारा लैंड, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योर, किसी में किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होती है। सारे रिसोर्सेस को परफेक्टली यूज किया जा रहा है। इसीलिए वीट से बढ़ने वाला आउटपुट क्लोथिंग के लॉस को कवर अप कर दे रहा है। समझ में आ गई बच्चों बातें? चलिए, तो इन अजम्पशंस को लिख लें। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, सब्जेक्ट इज न्यू, स्टूडेंट्स आर न्यू, अक्वाइंटेंस इज वेरी न्यू, तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। एक बार ट्रेन में आप चढ़ जाएंगे फिर स्पीड मेंटेन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर आपको लगेगा आई 3 दिन में ही चैप्टर निपट गया। चलिए, डू इट फास्ट चिल्ड्रन।